तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट फोर्थ की। और इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो ये बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और अपने YouTube चैनल सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। लास्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। उसमें हमने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आपको बताई थी, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर डिकम्पोजिशन में 3 रिएक्शंस थी आपकी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसके बाद हमने बात की थी उसी में फोटोलिटिक या फोटोसिंथेसिस। इसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताई थी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बताई थी, और इसके बाद हमने एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ साथ हमने बात की थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन, और इसी के साथ हमने बात की थी रेडॉक्स रिएक्शन की। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट होता है। क्या डेली लाइफ में हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहीं पर दिखाई देती है क्या, और अगर दिखाई देती है तो कैसे होती है। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 टर्म हैं, एक को हम बोलते हैं कोरोजन और दूसरे को बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, आइए देखते हैं इनको डिटेल में। अगर हम बात करते हैं कोरोजन की कि कोरोजन क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्सन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायर्ड कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड एंड गैसेस। यानी जितने भी मेटल्स होते हैं, हम सभी मेटल्स की बात करते हैं, उसमें रिएक्टिव मेटल्स भी होते हैं, नॉन रिएक्टिव भी होते हैं, सेमी रिएक्टिव भी होते हैं, नोबल गैसेस भी होती हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं रिएक्टिव मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी मेटल्स किसी न किसी के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ, एसिड के साथ, वाटर के साथ और गैसेस के साथ रिएक्शन करता है, तो उसका जो आउटर लेयर होता है, आउटर सरफेस होता है, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता रहता है अनडिजायरेबल कंपाउंड्स के रूप में, जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, और उसका सरफेस धीरे धीरे करोड हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। तो द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्सन ऑफ मेटल इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है O2, वाटर के साथ H2O, एसिड के साथ, गैसेस के साथ। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सारी चीज़ें मिलती कहाँ पर हैं। तो नॉर्मल तौर पे कोई भी, जैसे मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर लोहे को हम खुले स्थान पे रख देते हैं तो, क्योंकि रही बात ऑक्सीजन गैस की, तो ऑक्सीजन आपका जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर ऑक्सीजन गैस अवेलेबल होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होते हैं, और एसिड्स भी अपने एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। और अपने जो एटमॉस्फेयर हैं उसमें कई प्रकार की गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। तो ये सभी गैसें क्या होती हैं, रिएक्शन करती हैं किसके साथ, आयरन के साथ, और आयरन की जो आउटर लेयर होती है उसमें एक ब्राउन कलर का रेडिश कंपाउंड्स जनरेट होता है, जिसे हम बोलते हैं रस्ट, और इसे हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कोरोजन। प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कॉल्ड कोरोजन, यानी जो एटमॉस्फेयर में जो सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जब वो किसी मेटल के आउटर सरफेस के साथ रिएक्ट करके एक अनडिजायरेबल कंपाउंड्स को फॉर्म करती हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। तो मैंने बता दिया कि लोहे में जंग क्यों लगता है, उसका रीज़न क्या होता है कि लोहे में खुले में रख देते हैं तो वहाँ पर कई सारे कंपाउंड्स, कई सारे, मतलब आप ऑक्सीजन भी रिएक्ट करेगा वहाँ पर, आपका H2O मॉलिक्यूल्स भी रिएक्ट करेगा, एसिड्स भी रिएक्ट करेंगे, जिसकी वजह से उसका जो आउटर सरफेस है वो ब्राउनिश कलर में चेंज हो जाता है, जो कि एक न्यू सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, या पूरे प्रोसेस कहलाता है कोरोजन। अच्छा, यहाँ पर 2 शब्द हैं, या हम रस्टिंग कहें या कोरोजन, तो क्या दोनों एक ही हैं या दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है? तो बिल्कुल यहाँ पर डिफरेंट है। किस चीज का? कि कोरोजन मतलब होता है किसी भी, कोरोजन मतलब होता है किसी भी मेटल का आउटर सरफेस जब इन प्रोसेस के बाद उसका आउटर सरफेस करोड हो जाता है, नष्ट हो जाता है, चाहे कुछ भी फॉर्म हो, वो ऑक्साइड भी फॉर्म हो सकता है, फॉस्फेट भी फॉर्म हो सकता है, सल्फेट भी फॉर्म हो सकता है ना,
तो ये जब सारी चीज़ें फॉर्म होती हैं, कुछ अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बनता है, तो उसे कोरोजन कहते हैं। लेकिन अगर रस्टिंग ऑफ आयरन्स की बात करते हैं, तो जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म करता है, तो उसे हम रस्टिंग कहते हैं। यानी रस्टिंग को हम कोरोजन नहीं कह सकते, लेकिन कोरोजन को रस्टिंग कह सकते हैं। मतलब कोरोजन को हम रस्टिंग कह सकते हैं, यानी रस्टिंग जो होता है उसे कोरोजन कह सकते हैं, पर सभी कोरोजन रस्टिंग होंगे ऐसा नहीं होता है। क्लियर? आइए देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है? मैंने बताया रस्टिंग मतलब होता है ऑक्साइड फॉर्म होना। तो जैसे यहाँ पर रिएक्शन है आयरन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी जब आयरन आपका रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ साथ मॉइस्चर यानी H2O पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करता है और आपका क्या फॉर्म होता है? रेड सब्सटेंस विच कॉल्ड रस्ट। जो रेड कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है आयरन के ऊपर आउटर लेयर में, उसे ही हम बोलते हैं रस्ट या उसे ही बोलते हैं हम आयरन ऑक्साइड। रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन है आपका 4Fe। Fe मतलब होता है फेरियम, फेरियम मतलब होता है आयरन। आयरन जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, एक मेटल होता है। रिएक्शन किसके साथ होती है? ऑक्सीजन गैस के साथ, O2 के साथ जो कि गैसियस स्टेट में है, और साथ में रिएक्शन होती है H2O के साथ यानी वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। जब इन तीनों की रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के बाद एक कंपाउंड फॉर्म होता है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं रस्ट, और ये होता है आपका ब्राउन कलर में, और साथ में आपके वाटर मॉलिक्यूल्स भी उसके साथ रहते हैं। क्लियर? तो इसे हम बोलते हैं रस्टिंग, और इसे हम कोरोजन बोल सकते हैं, पर सभी कोरोजन को रस्टिंग नहीं बोलते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। आगे बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। अब बात होती है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है पार्ट 3 की, तो वहाँ पर भी जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। वहां पर हमने डिटेल में बताया है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रकार के रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पर बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन में कहाँ पर दोनों रिएक्शंस हैं, तो बिल्कुल हैं। यहाँ पर क्या होता है? आयरन है, आयरन यहाँ पर सिंगल है, अकेला सब्सटेंस है। लेकिन यहाँ पर अगर हम आपके देखते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड है, तो जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर? दूसरा क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो अकेला है, लेकिन जब ऑक्सीजन इधर आता है तो ऑक्सीजन के साथ H2 है, और जब किसी चीज़ में H2 यानी हाइड्रोजन गैस ऐड होती है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और ऊपर वाला हो गया आपका रिडक्शन प्रोसेस। तो जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है कोरोजन, ध्यान से देखना, कोरोजन रस्टिंग weakens the iron and steel object and structures such as railing, car bodies, bridges and ships etc. and कस्ट साल्ट देयर लाइफ। यानी जो आपका कोरोजन होता है या रस्टिंग होती है, ये किस ऑब्जेक्ट में होती है? आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट में। और आयरन स्टील के जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसका जो रेलिंग बनती है, जो बॉडीज, कार की बॉडीज बनती हैं, ब्रिजेस बनते हैं, शिपेस बनते हैं, तो ये सब क्या होते हैं? इनकी बहुत शार्ट लाइफ होती है। किस वजह से? कोरोजन की वजह से। ठीक है। अब अगर कोरोजन इतना खतरनाक है तो क्या हम उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं? क्या उसको बचा भी सकते हैं क्या कोरोजन से? तो बिल्कुल, हमारे पास कई सारे मेथड हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपने घरों पे भी देखा होगा, किसी चीज़ में अगर जंग लगने लगता है तो हम उसके ऊपर क्या कर देते हैं? हम उसके पास पेंटिंग कर देते हैं। आयरन का कोई भी मतलब आर्टिकल्स है और वहाँ पर क्या होता है कि मान लेते हैं कि जंग लग रहा है, तो आप क्या करते हैं? पेंट लेते हैं और पेंट उसके ऊपर कर देते हैं, तो उसके ऊपर जंग लगना बंद हो जाता है। तो पहला आपका प्रिवेंटिंग प्रोसेस है आपका बाई पेंटिंग। दूसरा होता है बाई ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। कभी कभी हम क्या करते हैं? लोहे का दरवाजा है, उसमें जंग लग रहा है, तो हमने ऑयल से पेंट कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं। या किसी मैकेनिकल चीज़ में अगर मान लो जंग लग रहा है तो वहाँ पर ग्रीसिंग कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, तो वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता है, जिसकी वजह से कोरोशन स्लो हो जाता है। और सबसे लास्ट है आपका बाई गैल्वेनाइजेशन। और जो गैल्वेनाइजेशन होता है वो सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है किसका? बाई प्रिवेंटिंग द कोरोजन। क्या होता है गैल्वेनाइजेशन? आइए देखते हैं।
अगर हम बात करें व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, तो गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक लेयर। Galvanization is a process of applying a protective zinc coating to steel or iron in order to prevent premature rust। यानी यदि किसी भी आयरन या स्टील के ऊपर हम जिंक की एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, किसी आयरन स्टील के ऊपर जिंक की प्रोटेक्टिव लेयर लगाना ही क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन, क्योंकि वो रस्ट और कोरोजन से प्रोटेक्ट करता है। Proponents of galvanization steel who may use it to construct the repair steel structure, for example, benefit from lower maintenance and repair cost because of its special properties। और जो जिंक होता है उसके स्पेशल प्रॉपर्टीज की वजह से जो आपका स्टील होता है या जो आयरन होता है उस पर जंग नहीं लगता है। विदाउट प्रोटेक्शन स्टील विल रस्ट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर टाइम। अगर हम प्रोटेक्शन नहीं लगाएंगे तो स्टील क्या होता है, कुछ समय के बाद उसमें रस्ट लग जाती है, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन का मतलब होता है ऑक्सीजन गैस, H2O मॉलिक्यूल्स, एसिड्स, गैसेज, जो कि उसके साथ रिएक्शन करने के बाद अनडिजायरेबल कंपाउंड फॉर्म करती हैं और उसे हम बोलते हैं कोरोसन। क्लियर। तो गैल्वेनाइजेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल से कह सकते हैं कि अप्लाइंग ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक इन स्टील और आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस किस लिए अप्लाई करते हैं, प्रिवेंटिंग ऑफ कोरोजन। ओके, आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पर कोरोजन ऑफ कॉपर, अगर कॉपर में कोरोजन हो रहा है, कॉपर आपका एक मेटल होता है, अगर उसमें कोरोजन हो रहा है तो अपने को क्या करना है, तो कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर लस्टर, यानी कॉपर का जो मेटल होता है वो अपनी लस्टर मतलब अपनी चमक खो देता है, एंड साइन आफ्टर सम टाइम बिकॉज द सरफेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एक्वायर्स अ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। यानी जो कॉपर होता है, कॉपर के ऊपर आप कभी देखो तो कुछ दिनों तक अगर रखा रहे तो उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है जो कि कॉपर कार्बोनेट की होती है, और ये भी किसकी वजह से होती है, ऑक्सीजन, एसिड और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शंस के बाद। यानी जो आपका कॉपर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है CuCO3, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाती है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर जाते हैं, ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाती है। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो रिएक्शन में आपके पास है Cu मतलब कॉपर सॉलिड में है, मेटल है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है, O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, H2O वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रही है। तो जब कॉपर इन सारी चीज़ों के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद कॉपर कार्बोनेट फॉर्म होता है और साथ में आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका जो कलर होता है वो हो जाता है ग्रीनिश कलर में, और इसकी वजह से क्या होता है, कोरोजन हो जाता है। तो कोरोजन का एक ये अच्छा एग्जांपल है। अगर आपके आसपास भी कहीं पर कॉपर है और कहीं पर ऐसी घटना दिखाई देती है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर कोरोजन प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें सिल्वर मेटल पे कोरोजन कैसे होता है, तो वैसे तो सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव कह सकते हैं, बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, उनमें बहुत समय बाद जो ही कोरोजन का प्रोसेस होता है। लेकिन कैसे होते हैं देख लेते हैं। तो नॉर्मल तौर पर जितने भी मेटल्स होते हैं सभी में प्रोसेस एक ही नहीं होता है कि सभी में ऑक्सीजन ही रिएक्ट करेगा तो ऐसा होगा, जरूरी नहीं है। उसके साथ जैसे अभी आपने देखा कॉपर के साथ कौन रिएक्शन किया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट किया, तो जरूरी नहीं है कि सबके साथ कार्बन डाइऑक्साइड ही रिएक्ट करे, कहीं पर भी आप कुछ भी रिएक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल gets become dull on expose the air due to the formation of coating of black silver sulfide। यानी जो सिल्वर होता है वो कुछ समय के बाद ब्लैक कलर में चेंज होने लगता है। तो ब्लैक कलर में किसकी वजह से चेंज होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड जो है नया सब्सटेंस फॉर्म होता है ऑन इट्स सरफेस बाय द एक्शन ऑफ H2S। H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है वो उसके साथ रिएक्शन करती है, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कहाँ होती है, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें आपकी गैस अवेलेबल होती है। Ag के साथ सिल्वर के साथ ये रिएक्शन करती है, और रिएक्शन करने के बाद Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड जो होता है वो फॉर्म होता है, और इसे भी हम कोरोसिस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो कोरोजन में यहाँ पर एग्जाम्पल के रिएक्शंस की बात करें, आपके पास कॉपर है जो कि सॉलिड में है, मेटल है, और साथ में H2S के साथ रिएक्शन कर रहा है। सॉरी यहाँ पर कॉपर नहीं है, ये है आपका Ag यानी सिल्वर रिएक्शन कर रहा है। ध्यान देना यहाँ पर, यह है सिल्वर रिएक्शन कर रहा है H2S के साथ, और जब H2S के साथ सिल्वर की रिएक्शन होती है तो यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वह है आपका Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड जो कि ब्लैक कलर में होता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और वो उड़ जाती है।
ठीक है, तो ये आपका कोरोजन किसका है, सिल्वर मेटल का। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस का एक एग्जांपल है जो हमारी डेली लाइफ में अवेलेबल होता है। कैसे? जैसे नॉर्मल तौर पे आपने देखा होगा कि आपके घर में खाना बना और खाना बना के रख दिया गया, तो सुबह का खाना अगर शाम को खाएंगे तो आपको एक हल्की सी टेस्ट चेंज होता है या हल्की सी स्मेल उसमें आती है। तो वो किसकी वजह से होती है? वो होती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है? The taste and odor of food material containing fat and oil changes when they are left exposed to air for a long time. This is called rancidity, and it's caused due to the oxidation on fat and oil present in food materials. नॉर्मल तौर पर वो खाना जिसमें ऑयल या फैट अवेलेबल है, तो ऑयल और फैट ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से उसका ऑर्डर और टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। और ये किसकी वजह से होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से, या फिर कह सकते हैं कि रेंसिडिटी भी ऑक्सीडेशन का एक एग्जाम्पल है हमारी डे टू डे डेली लाइफ में। क्लियर? ओके, अब हम देख लेते हैं कि मेथड्स ऑफ प्रिवेंट रेंसिडिटी, यानी रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड अप्लाई किए जाने चाहिए। तो सबसे पहला है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो करे या ऑक्सीडेशन प्रोसेस को समाप्त करे, क्योंकि नॉर्मल तौर पर ऑक्सीडेशन की वजह से ही कोई भी रेंसिडिटी होता है, यानी जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तभी ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो उसका रेंसिडिटी नहीं होगा। तो सबसे पहला है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने पर। दूसरा है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग मतलब होता है कि ऐसी पैकिंग किसी चीज की करना जहां पर एयर अवेलेबल ना हो, वैक्यूम हो, क्योंकि जहां पर एयर नहीं होगी वहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी, और जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पर रेंसिडिटी भी नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, यानी कभी अगर किसी भी चीज़ में एयर है और उस एयर को रिप्लेस कर दें हम किसकी हेल्प से? नाइट्रोजन गैस की। क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या होता है? नाइट्रोजन गैस आपका एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को नहीं कर देता है या ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है। क्योंकि नॉर्मल तौर पर आज की डेट में जो चिप्स के पैकेट आते हैं या खाने की पीने की जो सामग्री आती है जो मार्केट से हम परचेज करके लाते हैं, तो चिप्स में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हवा भरी होती है, तो वो हवा ऑक्सीजन नहीं होती है, वो नॉर्मल एयर नहीं होती है, बल्कि वो नाइट्रोजन गैस होती है। क्योंकि नाइट्रोजन गैस की वजह से उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है और वो खाने की सामग्री महीनों नहीं सालों तक रखी रहती है, फिर भी उसमें कोई स्मेल कोई टेस्ट चेंज नहीं होता है। तो ध्यान रहे कि अगर हम ऑक्सीजन को रिप्लेस करके उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर दें तो भी रेंसिडिटी जो है प्रिवेंट हो जाएगी। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर ऑफ फूड टफ, यानी जो रेफ्रिजरेटर होता है घर में जो फ्रिज हम यूज़ करते हैं, तो फ्रिज हम खाने को ठंडा करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं, बल्कि खाने को खराब ना होने पाए इसलिए यूज़ करते हैं। तो क्या होता है वहाँ पर कि जब हम मान लेते हैं कोई भी रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। यानी कोई भी रिएक्शन अगर स्लो हो रही है, टेम्परेचर हीट कर देंगे तो वो फास्ट हो जाएगी। तो उसी तरह जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, तो वहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाती है। तो उसी तरह जब खाने को हम फ्रिज में उठा के रख देते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर डाउन होता है, और टेम्परेचर डाउन होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है, और आपका खाना सुबह का शाम तक खा सकते हैं, खराब नहीं होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ध्यान रहे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो होता है, समाप्त नहीं होता है। यानी खाने को रख दिया तो एक दिन दो दिन तक खराब नहीं होगा, लेकिन अगर आप महीने भर खाएंगे तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन धीरे धीरे होता रहता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हों। तो आज के टॉपिक में हमने दो चीज़ें डिस्कस की। हमने बात की ऑक्सीडेशन प्रोसेस की। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हमारे पास दो चीज़ें थी, एक आपका था कोरोशन और दूसरा था हमारा रेंसिडिटी। इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बीच में आया था गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पर इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कोरोजन अनप्रिवेंटिंग मेथड्स के, और दूसरा आपका जो बनता है वो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बनता है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका किसका?
जो आपका रेंसिडिटी है और रेंसिडिटी के जो मेथड्स है प्रिवेंटिंग के, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। साथ ही साथ इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर था और इस लेक्चर्स के माध्यम से हमने नोट्स पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर हम बनाएंगे वहाँ पर हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, यानी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।